वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सेट। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ओन चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 28 टू क्वेश्चन नंबर 41। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 27 सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 28। तो देख रहे होंगे आप क्वेश्चन गिवन इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 28 29, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स आपका इस तरफ से गिवन है, रूट वाला फंक्शन हो गया, रूट ऑफ 3x² माइनस 4x प्लस 5। ओके, और 28 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज। तो डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालना तो आसानी है। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मीन्स 3x² माइनस 4x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब जाके रूट डिफाइन होगा। अब x की वो सारी वैल्यूज़ जिसकी वजह से, ठीक है, ये आपका इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाए तो वो डोमेन में आ जाएंगी एफ एक्स की। तो जैसे कि हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला जो चैप्टर हमने किया था एनडी का, तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ओके, अगर सॉरी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, सपोज कीजिए एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कब करेंगी। ठीक है, तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो बराबर होगी -d/4a की, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो हो जाएगी इन्फिनिटी तक। ओके, और जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, मीन्स x² का जो कोफिशिएंट a है, इस a की बात कर रहा हूँ मैं, जब a लेस देन 0 होगा उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो कि बराबर होगी -d/4a की, और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि हम लिख देंगे इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में। ओके, तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए यहाँ पर अगर हम इसको देखें, यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है 3x² माइनस 4x प्लस 5, तो इसमें a आपको दिख ही रहा होगा, a आपका 3 है, a इज़ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दैट मीन्स इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, -d/4a। तो -d/4a, तो d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया, तो -d को हम क्या लिखते हैं, 4ac माइनस b², ओके, अपॉन 4a। अब 4ac कितना बनेगा, a की जगह पे 3 है, c की जगह पे 5 है, 5 3 15, 15 4 जा 60 आ गया, माइनस b², तो b क्या है -4 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर 16 अपॉन 4a। ए आपका 3 है, 4 3 जा 12, दैट मीन्स आ गया आपका कितना 44 अपॉन 12। कैंसिल कीजिए इसको 4 से, 4 3 जा 12, 4 11 जा, तो 11/3 आ गया। दैट मीन्स जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी मिनिमम वैल्यू 11/3 है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से तो बहुत ईजी हो चुका हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखूँगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 11/3 आएगी। 11/3 से ये नीचे जाएगा नहीं, दैट मीन्स ये कभी नेगेटिव तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ये कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 11/3 आ रही, वो जो कि पॉजिटिव है, और इसकी जो बाकी वैल्यूज़ होंगी वो इससे बड़ी बड़ी आते रहेंगी। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगी, अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ये इनइक्वलिटी जो है मीन्स सेटिस्फाई ना हो। सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ये जो गिवन इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 11/3 आ गई जो कि पॉजिटिव है, और उसके बाद वाली वैल्यूज़ भी सारी पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि जब सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उससे बड़ी वैल्यूज़ तो पॉजिटिव होंगी, जाहिर सी बात है। ओके, तो यहाँ पे x की सारी वैल्यूज़ के लिए ये आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉजिटिव बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका डोमेन बनेगा इट विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दैट मीन्स ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 and 31, the following functions are defined on a set of variables x1 x2 so on up to xn। f xi xj की जो वैल्यू है वो बनेगी xi प्लस जे के बराबर, कब, जब i प्लस जे जो है लेस देन और इक्वल टू n² होगा। और f xi xj की वैल्यू बनेगी एक्स आई प्लस जे माइनस एन के बराबर, कब, जब आई प्लस जे ग्रेटर देन n² होगा। एंड जी एक्स आई एक्स जे की वैल्यू बनेगी एक्स एम के बराबर, कब, वेयर एम इज़ द रिमाइंडर
व्हेन आई क्रॉस जे इज़ डिवाइडेड बाय एन। तो एम एक रिमाइंडर है यहाँ पे, और रिमाइंडर किस केस में, जब आई क्रॉस जे को हम डिवाइड करेंगे एन से। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, ध्यानपूर्वक। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ क्या निकालना है, एफ x2 x3, और उसके बाद आपका आ जाएगा एफ x5 x6। ओके, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है इफ़ n इज़ इक्वल टू 3 यहाँ गिवन है। तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया, डायरेक्टली आप i और j को ऐड कीजिए, चेक कीजिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ f तो सीधे ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे 2 + 3 i + j आपका 5 आ रहा है। अब चेक कीजिए क्या ये n स्क्वायर से छोटा या बराबर आ रहा है या n स्क्वायर से बड़ा आ रहा है। तो n क्या है यहाँ पे 3, n की वैल्यू यहाँ 3 गिवन थी ऑलरेडी क्वेश्चन पे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और जो है 5 है लेस देन 9 आ रहा है, दैट मीन्स i + j जो है लेस देन n स्क्वायर आ रहा है। तो ये बन जाएगा x i + j के बराबर, दैट मीन्स इसको हम लेंगे x i + j माने 2 + 3 5 बन गया, x5 बन गया आपका ये। ठीक है, कॉमा, अब ये देखिए f x5 x6, ये क्या बनेगा, तो पहले तुमको ऐड कीजिए, i + j को कितना आ गया 11, और n स्क्वायर आपका आया था 9, और ये 11 जो है ग्रेटर देन 9 है, दैट मीन्स n स्क्वायर से बढ़ा रहा है, i + j n स्क्वायर से बढ़ा रहा है, तो दैट मीन्स f xi xj किसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाले के बराबर, मीन्स x i + j - n। तो ये बन जाएगा आपका i + j, तो आपका 5 + 6 11 हो गया, 11 - n माने 11 - 3 8 हो गया, तो ये बन जाएगा x 8 के बराबर। ओके, फिर से आप फर्दर सॉल्व करेंगे, तो xi xj फिर से आपको दिख रहा है, तो 5 + 8 कितना आ रहा है 13। ठीक है, 5 + 8 13 आ गया, और n स्क्वायर आपका 9 था, ग्रेटर देन n स्क्वायर आ रहा है ये भी, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका x i + j - n के बराबर। तो i + j आपका 5 + 8 13, 13 - 3 10, तो x 10 आपका आ जाएगा ये। ओके, तो B विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ g x2 x3 g x7 x8, और यहाँ पे n की वैल्यू हमें गिवन है 5। ठीक है, तो g वाला देखें, g वाले के लिए एक ही कंडीशन यहाँ पे गिवन थी क्वेश्चन में, यहाँ जैसे कि आप देख रहे होंगे g वाले को, यहाँ टॉप में g xi xj इक्वल टू x m के बराबर है, और m क्या है, रिमाइंडर जब i क्रॉस j को डिवाइड किया जाता है n से, तो n यहाँ पे 5 है, n यहाँ पे 5 है, n इज इक्वल टू 5 है, इसका दिमाग पर रखेंगे आप। और i क्रॉस j मीन्स i और j का जो प्रोडक्ट है उनको आप 5 से डिवाइड कीजिए, फिर देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 और 3, यहाँ पे i 2 है और 3 कितना, j आपका 3 हो गया, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 या 6 हो गया, और फिर उसको n से हमने डिवाइड किया, मीन्स 5 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना रहा 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका x 1 के बराबर। ओके, तो वैसे ही आपका g x7 x8 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 7 8 या 56। ठीक है, i और j को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 7 8 या 56, फिर 5 से डिवाइड किया, तो 5 11 या 55 हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 1, तो ये भी आपका x 1 के बराबर आ गया, और बाहर पर आपका g फिर से एक और जो बाहर में आपका g था ही। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 × 1 1 आ गया। ठीक है, 1 को 5 से डिवाइड किए तो 5 0 या 0, तो रिमाइंडर कितना रहा 1, तो ये आपका आ जाएगा x 1 के बराबर। ठीक है, x m के बराबर, m जो कि रिमाइंडर था i क्रॉस j को डिवाइड करने पे n से जब हम डिवाइड कर रहे थे। ओके, मीन्स i क्रॉस j को जब हम n से डिवाइड कर रहे हैं, उस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को हम इसकी जड़ पे लिख दे रहे हैं। ओके, तो ये आपका x1 के बराबर आ गया, सो A विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, कंसिडर फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x एंड gx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया करना है क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए आप, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑपरेशन g ऑफ -2/3 माइनस g ऑपरेशन f ऑफ -2/3 हमने फाइंड करना है। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, नॉर्मली आपका वैसे सॉल्व हो जाएगा आपका ये। f ऑपरेशन g ऑफ -2/3 को क्या लिख देंगे हम, सिंपल सा है f ऑफ g ऑफ -2/3। ठीक है, अब इसको हमने g ऑफ -2/3 क्या बन जाएगा, gx आपका मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ x है, तो g ऑफ -2/3 क्या बन जाएगा, मोड ऑफ -2/3,
दैट इज़ +2/3। ओके, फिर f2/3 क्या बनेगा, तो f(x) आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x है, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह पे आपका 2/3 आ गया, अपॉन x की जगह पे 2/3 आ गया। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट, 2/3 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.66 समथिंग आएगा, तो जिसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/3 आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.66 समथिंग, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 के बराबर आ गई, और 0 अपॉन समथिंग मीन्स 2/3 है डिनोमीटर में, तो 0 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, ये तो आ गया ये वाला पार्ट आपका। इसके बाद दूसरे वाला जो आपका है माइनस के बाद वाला, माइनस के बाद वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका है जी ऑपरेशन f ऑफ -2/3 -2/3। ओके, तो यहाँ पे ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ -2/3, ये आ गया, एंड हियर f ऑफ -2/3 क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2/3 अपॉन -2/3। जैसे कि आपको f(x) गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, तो आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2/3 क्या बनेगा। इसको अगर हम डिवाइड करें 2 को 3 से तो कितना आएगा, 0.66 समथिंग आ रहा है, और उसके आगे माइनस का साइन भी है, तो -0.66 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। ओके, ये आ गया -1 के बराबर, और अपॉन में जो -2/3 है इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये उल्टा करने पर आ जाएगा आपका 3/-2 या -3/2 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ये बाहर पे आपने g लिख दिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो g ऑफ 3/2 आ गया। अब g ऑफ 3/2 क्या हो जाएगा, मोड ऑफ gx आपका मोड ऑफ x है, तो g मोड ऑफ 3/2 आपका 3/2 ही रहेगा। दैट मीन्स जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो रिजल्ट आएगा 0 माइनस 3/2 विच इज़ इक्वल टू -3/2। तो यही इसका आंसर होगा, बट ऑप्शंस में यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ओके, तो आंसर ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, बट इट विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ ऑप्शंस में इनकी गड़बड़ी है, क्वेश्चन पे सॉल्व करने पे कोई गड़बड़ी नहीं हो रखी है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल फाइन है, 100% ओके है। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, 33 वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑपरेशन f। तो f ऑपरेशन f ऑफ -7/4 ये है, और प्लस g ऑपरेशन g ऑफ -1 ये है, तो ये बन जाएगा f ऑफ f -7/4, और दूसरा बन जाएगा आपका प्लस g ऑफ -1। इस टाइप से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ f -7/4 क्या बन जाएगा, -7/4 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू अपॉन -7/4, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस g ऑफ -1 आपका बन जाएगा मोड ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू +1। ओके, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -7/4 क्या आएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -7 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 1 या 4, ठीक है, यह आया आपका 3 पॉइंट आ जाएगा, 4 7 या 20, तो 1.7 के आसपास आपका कुछ आ रहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो -1.7 समथिंग आएगा, तो -1.7 का इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, -2 आ गया, और इसको उल्टा कर दीजिए, -7/4 को ऊपर ले जाइए, तो यह बन जाएगा -4/7, और बाहर पे आपका f है, f ऑफ 8/7 ये आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ पे g1 की वैल्यू कितनी आएगी, g1 की वैल्यू मोडुलस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 1, और f 8/7 आपने निकालना है, तो f 8/7 कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8/7 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8/7 आपका हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 1 ही आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, अपॉन x माने अपॉन 8/7, उल्टा करेंगे तो 7/8 आ जाएगा, +1, फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8 +7 15 अपॉन 8, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी 15/8। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो गड़बड़ी नहीं है, बट इनके ऑप्शंस में गड़बड़ी है, हो सकता है कुछ फंक्शंस ने आगे पीछे कर दिया हो, कहीं पे इंटरचेंज हो गया हो। ओके, बट एज पर द क्वेश्चंस आंसर इनके यही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इफ़ f(x(y) इक्वल टू f(x) इंटू f(y) देन f(t) मे बी ऑफ द फॉर्म। ये ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है A B C D। अब देखिए आप f(t) को अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज कीजिए f(t) इज इक्वल टू t प्लस की,
तो यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के के बराबर आ जाएगा, और एफ वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस के है, जाहिर सी बात है, और एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस के बराबर आ जाएगा। बट मुझे चाहिए कि यहाँ पे एफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, ये आना चाहिए हमारा रिजल्ट। बट यहाँ पे देखिए एफ एक्स वाई आपका है एक्स वाई प्लस के, और यहाँ पे एफ एक्स कितना आया था, एफ एक्स था हमारा एक्स प्लस की, और एफ वाई था वाई प्लस की। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं फैक्टराइज करके कभी ये तो बना ही नहीं सकता हूँ एक्स प्लस के इंटू वाई प्लस के। अगर ये बनता तभी हम उसको लिख पाते एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ए इसका आंसर तो होगा नहीं। वैसे आप बी वाले को ट्राई कर सकते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, फिर सी वाले को ऐसे ट्राई कीजिए, ये भी नहीं होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डी वाले में डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। अगर एफ टी आपका देखिए, एफ टी यहाँ पर आपका गिवन है टी टू दी पावर की। अब देखिए एफ एक्स क्या बनेगा, एक्स टू दी पावर के बन जाएगा, एफ वाई क्या बनेगा, वाई टू दी पावर के बन जाएगा, एफ एक्स वाई क्या बनेगा, एक्स वाई टू दी होल पावर के बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं पावर के होल पावर के ऊपर के है तो के दोनों के ऊपर में आ जाएगा, एक्स के ऊपर में भी और वाई के ऊपर में भी। तो एक्स टू दी पावर के किसके बराबर था, एक्स टू दी पावर के आपका एफ एक्स के बराबर था, तो वापस हमने इसको एफ एक्स लिख दिया। और वाई टू दी पावर किसके बराबर था, एफ वाई के बराबर था, तो जो कि बराबर आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई के, ठीक है, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सो होप दिस इज क्लियर। सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 वाले को देखिए, लेट ए आपका एक सेट हो गया, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड एक्स लेस देन 3। तो ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे होल नंबर्स जो कि 3 से छोटे हों, 0 1 2 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, फिर जाहिर सी बात है। और बी सेट क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड, और x की जो वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में इंक्लूडिंग 2 एंड 4 लाई करनी चाहिए। तो 2 3 4 ये सारे इसमें इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, फिर नेचुरल नंबर्स 2 से लेके 4 तक हमने सारे लिख दिए। और सी सेट तो आपको गिवन ही 3 4 इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी क्रॉस सी, हाउ मेनी एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, क्या देखिए ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ये तो हो गए ए यूनियन बी। इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए 5। और सी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, सी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 2। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ए यूनियन बी का और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, इनके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सी। तो 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आप, लेट पी सेट के एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 एंड अ रिलेशन ऑन सेट पी इज गिवन बाय आर। आर यहाँ पे बना हुआ है, आपने फाइंड करने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये सारे चेक करने। तो क्लियर कट है आपका ये। सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1,1 इसका एलिमेंट है, येस है। क्या 2,2 है, येस है। क्या 3,3 इसका एलिमेंट है, येस है। तो रिफ्लेक्सिव तो आपका है ही, रिफ्लेक्सिव है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो 1,2 इसका एलिमेंट है, 1,2 इसका एलिमेंट है। क्या 2,1 भी इसका एलिमेंट है, येस है। 1,3 इसका एलिमेंट है। क्या 3,1 भी इसका एलिमेंट है, नहीं है। तो 1,3 तो इसका एलिमेंट है बट 3,1 इसका एलिमेंट नहीं है। a, b बिलोंग्स टू आर बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो आप चेक कर लीजिएगा, ट्रांजिटिव भी होगा। वैसे हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो द गिवन फंक्शन विल बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द रिलेशन हैज़ द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये रिलेशन बना है हैज़ द सेम फादर एज। अगर हम देखें ए कॉमा ए क्या बिलोंग्स टू आर बनेगा, तो ए हैज़ द सेम फादर एज ए, तो ये तो क्लियर होगा, येस वाली बात हो जाएगी। तो ये इसका एलिमेंट है, दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव तो हुआ ही हुआ। तो रिफ्लेक्सिव वाली बात है, क्लियर हो गई। अब ए एंड ए हैज़ द सेम फादर एज बी, अगर ये एलिमेंट है आर का, तो क्या बी कॉमा ए एलिमेंट आर बनेगा। क्या बी हैज़ द सेम फादर एज ए बनेगा, येस बनेगा। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया।
ठीक है। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, a हैज़ द सेम फादर एज b, ठीक है। और उसके बाद b कॉमा सी मान लेते हैं बिलोंग्स टू आर है, b हैज़ द सेम फादर एज c, तो क्या a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बनेगा? क्या a हैज़ द सेम फादर एज c बनेगा? यस बनेगा। तो ट्रांजिटिव वाली बात भी होगी, दैट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपका। तो गिवन रिलेशन विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इफ़ एफ एक फंक्शन है आर से आर में, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, जिसका इन्वर्स हमें गिवन है, हुज इन्वर्स इज x प्लस 5/3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो हमने फंक्शन निकालना है जिसका इन्वर्स हमें गिवन है। अगर इस इन्वर्स का भी इन्वर्स निकाल देंगे तो फंक्शन आ जाएगा। तो इन्वर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, इन्वर्स क्या है? x प्लस 5/3। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसको हमने किसकी तरह ट्रीट कर लिया? y की तरह। तो इसको y के बराबर मान लेंगे और x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट विल गेट 3y माइनस 5 इज इक्वल टू x आ गया आपका, ठीक है। सो देयरफॉर एफ एक्स विल बी इक्वल टू 3y की जगह हमने x लिख दिया माइनस 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इफ़ ए सेट है आपका, ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स ए को मैं कह सकता हूँ, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स आ गए, ठीक है। सॉरी 0 इंक्लूडेड होगा इसमें, तो यहाँ पे 0 के वहाँ क्लोज ब्रैकेट लग गया। तो ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, 0 से लेकर ये प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए, ओके। और यहाँ पे जो फंक्शन है ए से ए में है और डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैसे नॉर्मली जब हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा आता है, अगर आपको याद होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। पैराबोलिक इसका वर्टेक्स जो है यहाँ पे ओरिजिन पे लाई करेगा, इस टाइप से बनता है, ठीक है। अगर ये पूरा इसका डोमेन अगर पूरा आर के बराबर होता, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता, तब तो ये आपका इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि आपका ये 1 1 बनता ही नहीं, फिर आपका मेनी 1 हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते तो 2 पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स जैसे मैंने पहले भी कहा था आपका, जैसे -1 लूँगा, x की जगह -1 लूँगा तो -1 का जो इमेज बनेगा वो बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, और f1 भी आपका 1 के बराबर होगा। -1 और 1 के दोनों के सेम इमेज बनेंगे, -2 और +2 के सेम बनेंगे। ऐसे तो दुनिया भर के पेयर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट पेयर्स आ जाएंगे जिनके इमेज सेम बनेंगे, ठीक है। तो ये अब 1 1 नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इन्वर्स तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 होने के लिए किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो इस केस में नहीं होता। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, फंक्शन जो है का डोमेन जो है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी है। दैट मीन्स इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे केवल हम x की वो सारी वैल्यूज़ लेंगे जो 0 के बराबर हैं या 0 से बड़ी हैं। तो ये x एक्सिस पे गए, 0 से ग्रीन वाला पार्ट आप देख होंगे ये, तो इतने ही पार्ट पे ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स इतना ही आपका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। मीन्स ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वाला पार्ट है एक्स एक्सिस का, यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का कुछ केवल इतना ही बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस टाइप से ये ग्राफ बना। अब यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो केवल ग्राफ को, फंक्शन के ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, चाहे कहीं से भी आप प्लॉट करो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सो ये जो फंक्शन है ये 1 1 हो गया, 1 1 तो हो गया आपका। अब ऑन टू है या नहीं है? तो ऑन टू के लिए क्या होता है? डोमेन रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। अब इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी आपका यही है, ए से ए में आपका ये फंक्शन है, डोमेन इसका ए था, कोडोमेन भी ए है, और ए क्या है आपका? ए के एलिमेंट्स है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो रेंज आपका क्लियर है, वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्राफ में अगर देखें तो ये वाई एक्सिस को 0 से लेके ऊपर तक पूरा कवर कर रहा है ये फंक्शन। तो इसका जो इस फंक्शन का जो रेंज बना वो बन गया 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और कोडोमेन भी इतना ही था, 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, और कोडोमेन भी इतना ही था 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी होगा, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, सो देयरफॉर इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। बट इन्वर्स यहाँ पे द फंक्शन डज नॉट हैव एन इन्वर्स, ये तो गलती हो गया।
एफ इज़ इट्स ओन इन्वर्स, तो इसका खुद का मीन्स ये जो फंक्शन है ये खुद ही अपना इन्वर्स होगा ऐसा कह रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका इन्वर्स कुछ ऐसा ही बनेगा, ग्राफिकली देखा जाए तो इसका इन्वर्स कुछ ऐसा बनेगा। मीन्स कहने का मतलब है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स को वाई की तरह ट्रीट करूँगा तो एक्स स्क्वायर ये आ गया, एक्स इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, ये बन जाएगा इसका इन्वर्स, मीन्स रूट एक्स बन जाएगा इसका इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा, एफ इज़ इट्स ओन इन्वर्स। इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है बट ऐसा नहीं है कि एफ का इन्वर्स खुद एफ ही हो। सी वाले में द फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स बट इज़ नॉट इट्स ओन इन्वर्स, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इन्वर्स तो है लेकिन फंक्शन खुद जो है अपना इन्वर्स नहीं है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जी वाई इक्वल टू वाई क्यूब, देन एफ इक्वल टू जी। जाहिर सी बात है आइडेंटिकल फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और जी वाई इक्वल टू वाई क्यूब, क्लियर कट है, तो एफ और जी इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इक्वल के लिए हमने कंडीशंस बताई थी, आपको याद होगी। ठीक है, बोथ द फंक्शंस विल बी इक्वल। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन इज़ नॉट ऑलवेज अ बाइजेक्शन, तो ये गलत दे रखा है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है आइडेंटिटी फंक्शन, इसको बोलता है आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि वाई इक्वल टू एक्स भी आप लिख सकते हैं। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ तो ये आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ग्राफ को देखते हुए क्लियर कट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करूँगा तो ये आपको फंक्शन को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, चाहे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं से भी प्लॉट करूँ। और दूसरा, क्या ये आपका वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, अगर वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, मीन्स वाई एक्सिस को पूरा का पूरा ये कवर कर रहा है। आप देख रहे होंगे ग्राफ, ये लाइन जो है वाई एक्सिस को पूरा का पूरा कवर कर रही है। सो इसका जो रेंज हो गया इट इज़ इक्वल टू आर। ओके, दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन वाली बात भी क्लियर हो गई है। एंड सो देयर फॉर द गिवन फंक्शन विल बी 1 1 एज वेल एज ऑन टू, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो जाहिर सी बात है ये बाइजेक्शन होगा ही होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन विल ऑलवेज बी अ बाइजेक्शन, तो यहाँ पे लिखा है नॉट ऑलवेज अ बाइजेक्शन, तो गलत लिखा आपका ये। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, दूसरा आपका इनकरेक्ट है। सो ओनली 1 ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, 41 वाले को देखिए, ए के एलिमेंट्स x कॉमा वाई हैं, बी के एलिमेंट्स 2 कॉमा 3 हैं, सी के एलिमेंट्स 3 एंड 4 हैं। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए के एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए 2 हैं, और बी यूनियन सी में क्या आ जाएंगे 2 3 एंड 4, तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लेट ए इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट आर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिलेशन में, कि हमने कहा था रिलेशन जब बनता है, ठीक है, जब कोई भी रिलेशन बनता है तो रिलेशन एक सेट होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर्स का, और जो सेट बनता है वो एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिस सेट के ऊपर वो रिलेशन डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे ए एक रिलेशन है और किस सेट के ऊपर डिफाइन है, ऑन अ सेट आर सेट के ऊपर ये डिफाइंड है। ठीक है, तो जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन आपका ए है और ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, जिस सेट के ऊपर ये डिफाइन था, आर के ऊपर डिफाइन था, तो इस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए सबसेट बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर का। सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन हमने स्टार्ट किया था जब रिलेशन ये हमने स्टार्ट किया था। 43 में देखिए, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एफ एन से एन में, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में, बी ए फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 1 ऑन टू वाली बातें हो रही हैं। देखिए पहली बात तो 1 1 तो क्लियर है कि फंक्शन 1 1 होगा, क्यों, देखिए आप F1 निकालिए, मीन्स इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, एन से एन में फंक्शन आपका जा रहा है, तो पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, और इसका इमेज क्या बन जाएगा कोडोमेन में, 1 + 1 2, और दूसरा नेचुरल नंबर आपका 2 हो गया, 2 का इमेज क्या बनेगा कोडोमेन में, 2 + 1 3। ठीक है, और F3 का इमेज कोडोमेन में क्या बन जाएगा, 3 + 1 4। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर मैं आई को लेते रहूँगा तो सबकी इमेज डिस्टिंक्ट आते रहेंगी, अलग अलग आते रहेंगी। तो 1 1 वाली बात तो क्लियर है, हर किसी एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं। बट ऑन टू वाली बात यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था ऑन टू के लिए कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। अब ठीक है, कोडोमेन तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है एज पर द गिवन क्वेश्चन,
बट रेंज में क्या आ रहा है, रेंज आपका रेंज का जो पहला एलिमेंट आया 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसका 4 आया, उसके बाद सारे के सारे नेचुरल नंबर आते जा रहे हैं। मीन्स सारे नेचुरल नंबर आ गए रेंज में, बट केवल 1 नहीं आ पाया। 1 तो आ ही नहीं पाएगा, आप ट्राई करके देखिए तो 1 को कभी आएगा नहीं रेंज में। दैट मीन्स कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। दैट मीन्स f is 1 1 but not on 2, so B will be correct answer to this question. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, what is the range of the function fx equal to modulus of x upon x, x not equal to 0, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए अगर x आपका कोई नंबर है लेस देन 0, तो fx क्या बनेगा, मोड ऑफ x आपका माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, x कोई नंबर है रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो fx क्या बनेगा, मोड ऑफ x आपका x ही रहेगा, x अपॉन एक्स बन जाएगा आपका ये, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेंज में fx की केवल 2 ही वैल्यूज आ रही हैं। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, चाहे कुछ भी हो, 0 से छोटा चाहे कुछ भी हो, उसके लिए fx की वैल्यू कितनी आएगी, -1 के बराबर आएगी। और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, कोई भी रियल नंबर अगर 0 से बड़ा है, उसके लिए fx की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 के बराबर। दैट मीन्स रेंज में केवल 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो -1 दूसरा 1, तो ये सेट बन गया आपका -1 और 1 का। सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएंगे हम लोग, और आने वाली क्लास में बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यहाँ तक कि आप क्लियर कर लीजिए, बाकी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको आप रिवाइज कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।